जा रहा है इंडिया का पहला YouTube लाइव डिबेट। नमस्कार मित्रों, TNZF चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब आपके सामने उपस्थित हुए हैं देश में सबसे भीषण एवं सबसे तेज तर्रार सवाल जो आज तक मीडिया में आजकल सबसे ज्यादा उछल रहा है। सरेआम हिंदू धर्म की हत्या एवं संविधान के जो चौथे स्तंभ है उस पर जो प्रहार हुआ है उसको लेकर आज आप सबके सामने जो चर्चा होगी। हमारे सामने हमारे साथ बैठे हुए हैं कई पैनलिस्ट जो अपनी अपनी राय रखेंगे। तो मैं शुरू करना चाहता हूं हमारे लॉयर आयुष तिवारी जी से। तो आयुष जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप क्लियर है। आप जरा अपना पक्ष रखें। हाँ, नमस्कार शुभम जी। देखिए, मेन मुद्दे पे आने से पहले एक वकील की हैसियत से पहले मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा कानूनी हैसियत से कि ये जो लिंचिंग हुई है, ये जो इसी निर्दयता से ब्रूटली जो मर्डर्स हुए हैं दो साधुओं के, ये पुलिस के सामने हुए। जब पुलिस एक मतलब पुलिस देखती रही तो पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के हिसाब से स्टेट लिस्ट में आती है। मतलब पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हेलो? जी 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 आयुष जी, आप प्रोसीड करें। हाँ जी, तो पुलिस 7th शेड्यूल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में आती है। तो स्टेट में सरकार थी कांग्रेस की। तो पुलिस जब ये लिंचिंग साफ साफ अपने सामने देख रही थी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? और ये कोई गोली से चला हुआ मर्डर नहीं था कि गोली चली, लग गई और व्यक्ति गिर के मर गया। लाठियों से, डंडों से मार मार के मतलब एक बहुत बीभत्स हत्या की गई। अब दूसरा सवाल ये है कि अर्नब साहब बीच में कहां से आ गया और इटली बीच में कहां से घुस गया? तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि चीन और भारत बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, एशिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर्स हैं। दोनों 1% के ऊपर दोनों की ग्रोथ रेट है। और इटली और चीन आपस में बहुत मतलब बड़े अच्छे ट्रेड के मतलब उनके जो व्यापारिक संबंध है बड़े अच्छे हैं। और सोनिया जी जो है वो इटली से बिलोंग करती हैं। तो क्योंकि चीन इस समय बहुत बुरी हालत में कोरोना की वजह से, भारत का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्योंकि जो हमने टैबलेट्स बेचना शुरू किया है इन्हें सारे मुल्कों में, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी हमसे मांगने आ गया शोएब अख्तर को, इन सबको भेजकर भैया हमें थोड़ी मेडिसिन समझू दे दो, हमारे देश में भी कल्याण हो जाए। तो हमारे जहाज भर भर के मेडिसिन पूरी दुनिया में जा रही थी। तो हमारी फार्मास्यूटिकल्स को एक बूम मिला। जो इकोनॉमी हर पूरी दुनिया की ठप हो रही है तो हमको एक मौका मिला कि हमारी इकोनॉमी कहीं से बूस्ट हो। तो इसका एक ही तरीका था कि हमारी आंतरिक व्यवस्था बिगाड़ दी जाए, दंगे हो जाएं, हिंदू मुसलमान हो जाए, सिख ईसाई हो जाए, किसी भी तरह हो जाए। तो इसके लिए एक सुनियोजित व्यवस्थित षड्यंत्र की जरूरत थी। तो जिस राज्य में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की जो उस पार्टी की प्रतिनिधि जो कर रही हैं, मतलब जो सरकार की जो हुक्मरान है वो इटली से बिलोंग करती हैं, तो उन्हीं के अंडर में पुलिस है। और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही, घंटों तक उन पे जुल्म होते रहे साधु संतों पर, और पुलिस देखती रही। इसका मतलब उनको निर्देश थे कि आप एक्शन नहीं लेंगे। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य कीर्ति जी, आप सवाल सुन पा रहे हैं ना? जी 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 आदित्य कीर्ति, आप पक्ष रखें। मैं पहले सबको वेलकम करता हूं, जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स और जितने भी अलग अलग विचारधारा से संबंध रखते हैं। पहले जो भाई साहब ने बात बताई, ये इटली और चाइना और ये टैबलेट वाली कॉन्स्पिरेसी, ये पूरी की पूरी तरह बात ये इररिलेवेंट है इस मुद्दे पे। ये मुद्दा मॉब लिंचिंग का है, ठीक है। मॉब लिंचिंग एक प्रकार का क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। 2017 में आपके बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसे एक भीषण अपराध बताया है मानवता के खिलाफ। और सेंटर को कई बार गाइडलाइन बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, इस पर कानून लाने के लिए कई बार निर्देश भी जारी किया है। मात्र कहिए कि हमारे देश में 3 ही स्टेट्स हैं, राजस्थान, मणिपुर और गुजरात है, जहां पर बस ये मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाया गया है। बाकी सारे स्टेट अभी तक इस पे मौन बैठे हैं, ठीक है। ना सेंटर की तरफ से कोई स्टेप लिया गया, ना ही बाकी स्टेट्स में जहां भाजपा शासित और अन्य पार्टियों का भी शासन है वहां पे भी किसी तरह कोई कानून अभी तक नहीं बना है। तो इस मुद्दे पे थोड़ा इस पे गौर करने की जरूरत है कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट एक नहीं कई बार सरकार को निर्देश दे चुकी है
कि आप कृपया एक सेंटर से विधेयक पास करवाएं, कानून बिल पास करवाएं और एक नेशनल मॉब लिंचिंग पे कानून लाएं। और ये आज की बात नहीं है, 2017 से हो रहा है। 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। तो अभी तक हमारे देश में मॉब लिंचिंग खिलाफ कोई कानून नहीं है और इस पे आज तक बस राजनीति ही होती रही। माफ करिएगा, मैं तो मैं बस थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के हिसाब से अगर 5 लोग गठित हो जाएं तो ऑटोमेटिकली एक अनलॉफुल असेंबली बन जाती है और उसे कॉमन ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो अपने आप एक दंगा और मॉब लिंचिंग, उसमें एग्जैक्टली वर्ड यूज किया गया है। तो दैट इंक्लूड्स एवरी राइट, एवरी मॉब लिंचिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड सेक्शन 149। और यहाँ बात इसकी नहीं हो रही कि 2017-2016 में क्या हुआ था, पास में तो बहुत मुकदमे हुए। प्रेजेंट अगर आए कॉन्टेम्परेरी इशू पे, तो पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग होना ये मुद्दा है। मॉब लिंचिंग अगर अचानक से वो किसी घर में घुस के 1000 लोग मार दे उस आदमी को, वो बात अलग है। लेकिन पुलिस अगर सामने खड़ी हुई है अस्त्र शस्त्र से लैस, उनके सामने अगर घसीट के मारा जाए 3 लोगों को और पुलिस कुछ ना करे, सामने खड़ी देखती रहे, उसका बाकायदा वीडियो बने, मुद्दा यहाँ पर आके है कि ये कैसे हो पुलिस गया। की भी गाड़ी को क्षति पहुंची है, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और इनफैक्ट 2 पुलिस वाले कहाँ घायल सस्पेंड हुए? भी हुए हैं। 2 आप पुलिस उसका वाले साइटेशन सस्पेंड भी बताइए हुए या हैं, उसका कोई घायल आप हुए उसका हैं। बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है आप ये? कृपया न्यूज रिपोर्ट्स पढ़िए, जो भी रेप्यूटेड आप न्यूज किस सोर्सेज है उनमें पढ़िए। आप रिसोर्स का नाम बताइए। अब मैं रिसोर्स का नाम बताने यहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है। तो आप मेरे हम रिसोर्स कहाँ से कंफर्म देखते हैं? है, ऐसे तो हजार मेरे रिसोर्स हजार नहीं, मैं रेप्यूटेड सोर्सेज जो नाम आपकी बताइए, 8-10 में जो आया, आपकी फॉर्च्यून में आया, प्रिंट फोर्ब्स में आया, प्रिंट थॉमसन मीडिया रीडर्स में आया, कहाँ पे आया? हमारे रेप्यूटेड प्रिंट मीडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, रेप्यूटेड टेलीग्राफ, मीडिया में तो कोई भी हिंदुस्तान दे सकता है। हम टाइम्स, कहते हैं कि मान लीजिए टाइम्स दैनिक ऑफ इंडिया, अखबार है, दैनिक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए, फिर यहाँ पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं, मैं उससे कोई ये डिबेट करने नहीं आया हूँ, कौन यहाँ बायस्ड नहीं है। नहीं, मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ कि हूँ आप कि यहाँ उनका पुलिस सोर्स का वाले नाम भी तो घायल बताइए हुए ना। हैं। हाँ, मैं कहता हूँ पुलिस वाले विफल हुए हैं। कई बार हमने देखा जैसे पुलिस वाले शहीद, बुलंदशहर में जब दंगा हुआ था तो वहां हमारे यूपी के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए, ठीक है। जी जी बिल्कुल। उत्तराखंड में एक सिख पुलिस इंस्पेक्टर ने एक मुसलमान लड़के को मॉब लिंचिंग होने से बचाया। अब हम अपने रजत को मैं बुलाना चाहूंगा बीच में। रजत जी अपना पक्ष रखे जरा। सबसे पहले मेरा सारे पैनलिस्ट जो हैं उनको आभार हो कि आप लोग अपना कर रहे होंगे। मैं इसके बारे में, अगर मॉब लिंचिंग के बारे में बात करिए, ये नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये 2014 के बाद से या 2015 के बाद से इस कंट्री में आया हो। आदित्य कीर्ति जी की बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि मॉब लिंचिंग पर कोई कानून नहीं बना गया है। रादर अगर मॉब लिंचिंग होती है तो देयर आर डिफरेंट डिवीजन और या डिफरेंट 147, 149, 148 बहुत सारी धाराएं लगाई जाती हैं। रजत जी आपको बीच में इंटरफेयर करना चाहूंगा जरा। ये मॉब लिंचिंग शब्द कहाँ से आया? मतलब मॉब लिंचिंग जो शब्द है ये कहाँ से लाया गया है और इसका कहाँ पे ये ऑफिशियली दिया गया है मॉब लिंचिंग? बताएं जरा। मैं जवाब देना चाहूंगा। रजत जी को जरा कंटिन्यू करने दीजिए। हाँ जी जी। सुनिए, मॉब लिंचिंग शब्द का अगर मैं प्रयोग कर रहा हूं तो इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जहां पर एक भीड़ ये एक मेरे हिसाब से तो एक जनरल इंग्लिश टर्म है, जहां पर भीड़ किसी एक इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को एक भीड़ मारती है किसी एक तो ये मॉब लिंचिंग मेरे लिए तो सिर्फ एक जनरल इंग्लिश टर्म है या कहीं पे दिया हुआ नहीं है। और इसकी घटनाएं मैं आपको बता दूं 1880 से मॉब लिंचिंग हो गई, वेदर इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम को लेकर या गाय को लेकर या किसी और चीज को लेकर मॉब लिंचिंग होती हुई आई हुई है। और यहाँ पर मैं इस चीज से सपोर्ट करूंगा कि यस, कि अगर कानून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इस चीज का गलत फायदा उठाएंगे। सहमत हूँ जो बात उन्हें बोली है। ये भीड़ तंत्र का जो खेल इस देश में चल रहा है, भीड़ तंत्र का मतलब ये नहीं है कि 2 निहत्थे साधुओं को 40 लोग या 100 लोग मिलकर मार दें, ठीक है ना। ये आपके जो महाराष्ट्र प्रदेश में जिस प्रकार की अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं अप्रिशिएट तो इसे निंदा ही करिए। निंदा आप लोग कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो रुख है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो गलत में चाहिए। जी जरूर सवाल, मैं तो कहता हूँ सीबीआई जांच। ये वही शिवसेना है जिसने 1993 ब्लास्ट के बाद एक तरफा मुंबई में हिंदुत्व का झंडा फैला दिया था। ये वही शिवसेना है, बट ये शिवसेना उस इंसान के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, उनके बेटे के द्वारा चलाई जा रही है। बाला साहब ठाकरे के बीच में और उद्धव ठाकरे को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सरेआम उनके आदर्शों का कत्ल करा जा रहा है। देखिए मैं शेखर जी को बीच में लेना चाहता हूँ। शेखर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताइए। देखिए, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि जो हमारे मेन 2 साधु थे उनके साथ एक ड्राइवर भी था जिसकी मौत हुई। बाद में हमको ये पता चला था कि वो ड्राइवर एक अकेला ही बंदा था जो उस घर में कमाने वाला था। उसकी एक छोटी बेटी भी थी, उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे इस बात को लेकर। घटना के बाद पुलिस वाले उनसे पूछताछ जब करने आते हैं तो उनको सारी बात का पता चलता है। उसकी ऐसे में देखा जाता तो उनका टर्म भी नहीं था, लेकिन इमरजेंसी में कल सुबह गिरी साहब और सुशील गिरी साहब को ले जाने के लिए उनको चुना जाता है। मैं यहाँ पे छोटी सी बात एक ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को, जो वायरल वीडियो फेसबुक में सबसे पहले हुआ, न्यूज में आने से पहले, उस वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा, हमारे जितने भी यहाँ पे अतिथि घर बैठे हैं लोग दोबारा से अच्छे से देखें। उस वीडियो में आपको एक चीज का पता चलेगा कि जब वहां पे अटैक हुआ उनके कार पे, बहसबाजी हुई, उसके बाद सब लोगों ने
अटैक किया वहाँ पे, लोगों ने घेर के उनके कार को। तो उस अटैक में तुरंत पुलिस को जब बुलाया गया, पुलिस वहाँ पे एक विशेष संख्या में आ गई, 8, 10, 12 पुलिस जितनी भी थी। उसके बाद जब अटैक जब वो थाने से बाहर निकलते तो एक पुलिस वाला उनके साथ आता है, उसको पकड़ते हुए, वो घबराते हुए, जो कल्पवृक्ष गिरीश साहब होते हैं 70 वर्ष के, उनको लेके बाहर दिखाते हैं और उनके हाथों से वो छीन के वो जितने भी वहाँ के आदिवासी लोग थे वो उनको पूरी तरीके से मार देते हैं और उनका ये लक्ष्य रहता है कि ये मर जाए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, उसी वक्त उसी टाइम पे ही आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो जहाँ पे पालघर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, आई थिंक मुझे लगता है वो टाटा समूह की गाड़ी थी, उस जीप के किनारे मतलब अंधेरे में, ताकि वो अपने आप को दिखा न सके कैमरे में, 6 से 7 पुलिस बल वहाँ पे खड़ी हुई थी और इस नज़ारे को देख रही थी। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और रही बात इस वीडियो को सांप्रदायिक रूप से इसको रूप में लाने का, तो इसको सांप्रदायिक रूप से सरकार और अगर हमारे अर्नब गोस्वामी साहब ने जो इस बात को उठाया है, उन्होंने नहीं उठाया है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने भी ध्यान से सुना, मैंने कई बार उस वीडियो को चलाया, उसमें एक नाम लिया गया, वो मैं नाम अभी मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे जो सरकार थी उन्होंने निष्कर्ष नहीं पहुंचा, घटने का कोई भी निष्कर्ष नहीं पहुंचा, कोई भी सीबीआई जांच पहुंचाने के लिए कोई भी निष्कर्ष नहीं पहुंचा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये बात जरूर उठा दी कि ये गलतफहमी थी। नहीं आदित्य जी, आपने जो अभी बीच में जो तर्क दिया है कि ये फेक था, आप किस आधार पे कह रहे हैं ये फेक है? किसकी जांच रिपोर्ट है ये? आज तक की रिपोर्ट है वो, बस ये आप एक मीडिया चैनल फैक्ट चेकिंग एजेंसीज है, उनको लाइसेंस मिलता है। जब हमने उससे सवाल पूछा था, आयुष जी जरा इस सवाल को पहले आप डील करें, उस सवाल पे जाने से पहले इस सवाल का जरा जवाब दें जो आदित्य कीर्ति जी कह रहे हैं। बात ये है कि कानून में जो न्यूज़पेपर होता है सबकी इसको एविडेंस माना ही नहीं आता है। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड हेडलाइंस, एनी न्यूज़पेपर, एनी मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दिस इज नॉट एनी एविडेंस। दूसरी बात ये है, यहाँ के सवाल जो आप पूछ रहे हैं मौत, अभी बोल दूं? हाँ, तो बात चली थी, पहली बात इन्होंने आज तक का नाम लिया, भाई साहब ने भी बात की थी उसकी किसी चैनल की, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, अखबार की, तो अखबार को, न्यूज़पेपर को इनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोबारा रिपीट करूंगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से हियरसे एविडेंस और न्यूज़पेपर के एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता है। तो पहला कानूनी बुनियादी सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अभी शुभम जी आपने पूछा था कि मॉब लिंचिंग शब्द कहाँ से आया, तो मॉब लिंचिंग सब पढ़ के आए हैं कि मॉब लिंचिंग ये होता है भीड़ हत्या करती है। मैं पूछता हूँ लिंचिंग शब्द कहाँ से आया? तो अभी तो हम लोग क्योंकि सब लोग पढ़ के आए थे कि भाई मॉब लिंचिंग है। लिंचिंग मतलब ये था कि जब पुराने जमाने में जब फांसी सरेआम दी जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, वो लोग सरेआम फांसियां दी जाती थी, सूली चढ़ाया जाता था, जैसे ईसा मसीह चढ़ाया गया था, तो इसे लिंचिंग कहते थे कि सरेआम फांसी, 2 पत्थर मारो, जैसे मंगल पांडे को ले लीजिए, उनको चढ़ाया गया था। उसके बाद जब ह्यूमैनिटेरियन कानून आया इसका तो ये लिंचिंग बंद हो गई और फिर ये मॉब लिंचिंग जो घटती है बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, जैसे दंगों में होता है, अचानक से जब वो एक विस्फोट होता है गुस्से का किसी दबे कुचले कौम का, तो वो मॉब लिंचिंग बन गई शब्द समय के साथ। लेकिन मॉब लिंचिंग प्रशासन के सामने हो तो वो एक बिल्कुल अलग बात होती है। जैसा अभी एक हमारे अतिथि ने बहुत बढ़िया सवाल किया कि 16-17 पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो नायक पिक्चर की याद आती है। शायद आयुष जी से संपर्क टूट गया है। रजत जी ये सवाल को डील करेंगे। रजत जी आप जरा इस पक्ष को रखें और बताएं जरा, अपनी राय दें इस चीज में, अपने विचार रखें जरा यहाँ पर। मेरा मानना यह है कि जहां पर देखिए, मैं हमारी हिंदू संस्कृति में जहां पर ये बताया जा रहा है हमें कि 101 जो फाइल मतलब जिनके नाम पर जी 101 नाम लिस्ट है, हमारे हिंदू समाज में हमें तो कभी ऐसा नहीं बताया गया। हमारे यहाँ कोई भिखारी भी आता है या कोई अगर गिरवा वस्त्र पहनकर कोई आता है, हम उसके पैर छूते जाते हैं। सॉरी आई एम बैक। जी आयुष जी बताएं। हाँ जी, तो नायक पिक्चर में वो फोन करते हैं ऑफिसर और अमरीश पुरी कहते हैं लोग मरते हैं तो मारे तो जलते तो जलने दो, तो पुलिस खड़ी देखती रहती है और वो जो रिपोर्टर होता है वो सब रिपोर्ट फोन के वो कितने रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं नायक फिल्म का मुझे दृश्य याद आ रहा है, अचानक से याद आया कि यही कुछ हुआ है कि पुलिस बेचारी खड़ी देखती रही और उसके बाद साहब ये हुआ कि वो साधु मार दिया गया। अब आपने बताया बाद में कि उसके बाद 83 लोग पकड़े गए, 2000 लोग पकड़े गए। अब आप जेब कतरों को उठा के बंद कर लो, जेल स्नैचर को उठा के बंद कर लो या किसी को उठा के बंद कर दो, हम मुझको उठा के बंद कर दो, फिर को साहब इन्होंने कत्ल किया है, गधे को हाथी बना दो, हाथी को गधा बना दो, वो तो पॉसिबल है। लेकिन जो जिस समय मौका वारदात पुलिस मौजूद थी उस समय उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? तो सांप्रदायिक है कि धार्मिक है कि शोएब है कि आयुष है कि जोसेफ है, वो बात बाद में आती है। पहली बात ये आती है कि पुलिस के सामने, और वो पुलिस सीधे की सीधे रिस्पॉन्सिबल स्टेट के, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आर्मी होती तो हाँ ये सवाल सीधे मोदी पे होता क्योंकि वो सेंट्रल स्टेट में वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है। तो जब स्टेट अर्नब का सवाल बिल्कुल लाजमी इसलिए है क्योंकि स्टेट में सवाल है कि पुलिस स्टेट के अंडर में है। सीधा मैं आपको इंटरफेयर करना चाहूंगा। आदित्य कीर्ति जी जरा बताएं इस सवाल को डील करें। आदित्य कीर्ति जी जवाब दें। सवाल फिर से एक सेकंड में 5 सेकंड लूंगा। पहला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी भी मीडिया रिपोर्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं वाजिब मानता। पहला सवाल कीर्ति जी से ये है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है और इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं। इस तरह से ये वीडियो भी खारिज हो जानी चाहिए। तो पुलिस के हाथ किसने बांध रखे? इस तरह से अगर एविडेंस एक्ट पे जाएंगे तो इस तरह से तो ये वीडियो भी खारिज हो जानी चाहिए जो ये वीडियो निकल के आई है, वेरियस मीडिया चैनल्स पे दिखाया गया। सोशल मीडिया का सर वीडियो एविडेंस में नहीं माना जाएगा। इस तरह से हम लोग आप लोग डेली देख रहे हैं, तो अगर इस तरह से देखेंगे तो हर चीज ही खारिज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, आपकी सवाल जायज है कि स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई है, स्टेट मशीनरी, पुलिस मशीनरी फेल हुई है, ये सच्चाई है। और उद्धव ठाकरे पे सवाल उठने चाहिए, सेंटर को सुओ मोटो लेना चाहिए और एक और सबक सीखना चाहिए। 2017 से
सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए हैं तो कानून लाया जाए, अध्यादेश लाया जाए, पूरे देश में लाया जाए। हम लोगों ने उन वीडियो को देख के कोई सबूत के तौर पे नहीं पेश किया है। हमने ये आप ही ने गणना कर ली ना कि वो शोएब था उस वीडियो को देख के, तो वो तो फिर भी प्रमाणित नहीं हो पाएगा। आप दोनों बात आप ही नहीं कर सकते, एक ही चीज को आप ये कर सकते हैं। जी। सुरेंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं, बीजेवाईएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं दिल्ली के। सुरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र में जो आज कल गठित हो रहा है और जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी पर सरेआम अटैक होता है, उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी करी थी। देखिए दीक्षित जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो ये हत्याएं हुई है ये की साजिश के तहत जो है ये हत्याएं हुई है। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि वहाँ की जो सरकार उद्धव ठाकरे जी थे, जब वो हमारे साथ थे तब वो हमेशा हिंदुओं की बात किया करते थे और पूरे देश को मालूम है कि वो हमेशा हिंदुओं की बात करने वाले। आज सरकार क्या कहते हैं, जब से वो हमारे से मतलब हमारे गठबंधन से जब से वो बाहर हुए, उसके बाद वहां पर उन्होंने कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब से आज तक आप वहां पर देखिए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से दंगाई का काम हुआ है वहां पे। और वहां पे जो ये सोची साजिश के तहत जो है ये हत्या कराए गए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आप देखिए इस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया है या वीडियो में ये सबूत है, 10 से 12 पुलिस वाले वहां पर थे। उसके बावजूद भी जो है पुलिस पे हाथ धरे बैठे रहे और उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमारे संतों का जो हत्या कर दिया गया। उसके बाद आप देखिए कि 24 घंटा जो है ये पता नहीं लगा पाए कि किसने किया, क्या हुआ, उसकी कोई जांच की किसी प्रकार का उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पूरा हिंदुस्तान, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को, और खास करके कुछ चैनल जो है ये हमारे हिंदुओं के पक्ष में या संत जो हमारे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू और ये भगवान जो आप देख रहे हैं कि जो जिनको पूरे हिंदुस्तान में फहरा रहे हैं, उनके पक्ष में आवाज उठाने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सुरेंद्र जी जरा अर्णब गोस्वामी पे जो अटैक हुआ है उस पर कुछ प्रकाश डालिए। अर्णब गोस्वामी पे जो कल या परसों जो अटैक हुआ है उस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए अर्णब गोस्वामी के ऊपर जो ये क्या कहते हैं हमला किया गया, मैं इसका निंदा करता हूं। और खास करके वो व्यक्ति, देखिए उनके ऊपर जो ये आरोप लगाया गया, खास करके मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये संतों की हत्याएं हुई तब ये कहां थे वो लोग। आज मैं एक परिवार की बात करूंगा, जब छोटी छोटी घटनाएं होती है उसमें सबसे पहले ट्वीट कर देते हैं, आगे आके बात करते हैं, लेकिन आज एक बार भी जो है कहीं से भी कहीं किसी प्रकार का जो है कोई सवाल नहीं उठाया। अर्णब गोस्वामी के ऊपर हत्याएं का क्या कहते हैं साजिश रची गई, लेकिन देश की जनता उनके साथ खड़े थे। आज उनको कोर्ट भी जो है बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है अभी शाम में, मीडिया के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जायज ठहराया है कि पत्रकारिता को आप बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं। जी पक्ष में जो है फैसला आया है। आपको एक घटना में आपको बताऊं, तो देश के अंदर जो है ना हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम की जो है ना जाति के नाम पे जो है राजनीति करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस परिवार ने किया है। आपको याद हो 1975 में इमरजेंसी लाया, उसका व्यक्तिगत फायदा के लिए। 1984 के अंदर जो है दंगा कराया गया सिर्फ अपनी फायदा के लिए। आज कत्ले आम 1990 के अंदर आपको मालूम हो तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे हिंदू भाई, हमारे पंडित भाई वहां पर थे, उनको जो है जम्मू कश्मीर के छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो ये इनकी साजिश है और इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है राजनीति किया है। आपको याद जी आपको भी यहाँ पे रोकना चाहूंगा, बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आदित्य जी इस सवाल को डील करिए, जरा कुछ स्पष्टता दीजिए, कुछ प्रकाश डालिए। किस चीज पर? अर्णब गोस्वामी मैं जरा आपको ब्रेक करूंगा अभी। अगर आप अभी रीसेंट रेटिंग्स देखेंगे, जो द काइंड ऑफ फ्रीडम की जो प्रेस का फ्रीडम है हमारी कंट्री में, आपको पता है अगर बहुत मतलब आपको हैरानी होगी, आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया का रैंक 138 है। और ये क्यों है आप ये मुझे बताएं। 138 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और रिपब्लिक टीवी की टीआरपी सबसे ज्यादा भी है। वो रिपब्लिक टीवी और किसने अभी बात हो रही है प्रेस के फ्रीडम की। यस उसी फ्रीडम ऑफ प्रेस में रिपब्लिक टीवी टॉप पर है, जो 138 रैंकिंग गिरी है नीचे, उस फ्रीडम में रिपब्लिक टीवी टॉप करता है। आप एक बात बताइए, एक करके बोले। टीआरपी की बात नहीं है। आज सवाल ये है कि हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि मीडिया को नहीं आप एक मिनट रजत जी एक मिनट जरा एक करके बोले। हाँ जी आप कंटिन्यू करिए। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि जो प्रेस के साथ ज्यादती हुई है पिछले टाइम्स में वो अब नहीं हो पाएगी। अब जब प्रेस खुल के आगे आता है तब उसको फोन आने लगते हैं, धमकियां आने लगती हैं। अभी अगर आप देखें कितने प्रेस वालों को आप उठाकर देखिएगा, 2007 से लेकर 2014 के बीच में कितने प्रेस वालों को मार दिया गया है, रिपोर्टर्स को, इंडिविजुअल रिपोर्टर्स को, एज वेल एज मीडिया हाउस में जो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी सरकारें कि जो वो सच है वो आज सामने आए उनके, और आज अगर कोई करता है ये बात तो उनको मारने की धमकी दी जाती है, मार दिया जाता है। अभी अर्णब के साथ उसने क्या हुआ, उसने तो सिर्फ यही कहा था कि सोनिया गांधी चुप क्यों है। इसमें अगर किसी से कहूं भाई अगर वो किसी को मार रहा है आप चुप क्यों, मारने के लिए नहीं, कोई आदमी मरता तो क्या सोनिया गांधी बोलने नहीं आती? इसमें मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। बताएं शेखर जी बोले।
देखिए अर्नब गोस्वामी पे जो हमला हुआ है, तो सबसे पहला जो खबर अर्नब जी ने खुद यूट्यूब में लाइव आके दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको पत्रकार के अधिकार का सपोर्ट उनको किया गया। ये तो एक पॉइंट इनका हो गया। और दूसरा जो इसके कुछ दिन पहले जो सबसे शर्मनाक बात है जो एक मीडिया की तरफ से हुआ था कि जो एनडीटीवी के जो रवीश कुमार जी है, उन्होंने सीधा ये दोनों जो हमारे संत महात्मा जी थे, कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी के लिए, उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि दो चोर जो है अज्ञात स्थिति में पकड़े गए और उनके साथ मॉब लिंचिंग हो गई। उन्होंने डायरेक्ट जो है ये बताना चाहूंगा कि 23 तारीख को सोनिया जी ने जब इतनी बात आगे बढ़ गई तो 23 तारीख को हमला होने के बाद 23 तारीख को देखा जाता है कि सोनिया जी ने एक न्यूज अनाउंस किया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश बीजेपी ना करे, और उसके जस्ट एक दिन बाद 24 तारीख को ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वायरस ना फैलाए, और इस तरीके से बातें शुरू होती है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ओवैसी साहब ने एक बार भी अपने मुंह से उन दोनों संतों के लिए कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी मतलब कि उनको कोई दुख है या दया है इसके लिए कोई भी जाहिर नहीं किया, बल्कि उनके मुंह से अखलाक, अलीबून अंसारी, पहलून खान, इन बाकी इन सबका जिक्र लगातार वो करते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि कितने दिन तक चलेगा, और ये जो सेकुलरिज्म इस भारत में फैल रहा है, इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, तो इसमें अगर एक मीडिया कर्मी आके सामने खड़ा होता है, और हमको लगता है कि अगर पूरा भारतवर्ष अगर इस 80% हिंदू राष्ट्र की जनता की धर्म को रक्षा नहीं कर पाएगा, तो हमको लगता है कि हम लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। नहीं, यही हमारा दुर्भाग्य है, यही हमारा दुर्भाग्य है कि कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर भी चोर हो जाता है और कोई टोपी पहनकर भी मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। अगर किसी भी को ये नहीं दिखता है कि कोई, हाँ जी बताएं। एक बात ये होती है कि भाई एक साधु जो होता है, उनके जो शिष्य होते हैं वो उनके बेटों की तरह होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। जैसे हमारे बच्चे हो गए, और अगर हमारे बच्चों का अगर कोई अटैक कर देता है तो उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम उस समय चाहे जो भी हो जाए हम उसको उसका नाश करने के लिए सोच लेंगे। तो ये तो साधुओं की बड़ी हम महानता समझेंगे कि उन लोगों ने इतना बड़ा बवाल देखते हुए भी लॉकडाउन का पूरा पालन किया, और वो ये कहें, जो बड़े बड़े महासंत थे जो लाइव डिबेट में आए हैं, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि भाई आपने ये मतलब कि ये जो घटना हुई है, इस घटना को होने क्यों दिया? भाई इतनी पुलिस की सब थी वहां पे, अगर पुलिस की जब उनको ये पता चला कि मॉब लिंचिंग हो रही है तो कम से कम आंसू के गोले तो बरसाते। 5 लोग केवल वहां पे लोगों को घेर के मार रहे थे, 100-200 की जनता थी, लेकिन मारने वाले केवल 4-5 लोग थे। उस 70 साल के बूढ़े को 4-5 लोग मार रहे थे। अगर केवल 2 नौजवान सिपाही आकर अगर लाठी चार्ज कर देते उनके ऊपर, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस बूढ़े आदमी को कोई हाथ लगा देता या उसके ऊपर डंडे चला देता। हमारे साथ एक नए कॉलर भी जुड़ चुके हैं, जरा इनको भी मौका देना। सिद्धार्थ वाजपेयी जी कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप सबका धन्यवाद। और मेरा प्रश्न इस टाइम आदित्य कीर्ति जी से मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि इस टाइम क्या आपको नहीं लगता मुसलमानों का वोट का टेंडर निकला हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टी और केंद्र की कांग्रेस पार्टी पीछे लगी है कि वो टेंडर कैसे भी हासिल किया जा सके? तो आपको नहीं लगता हिंदुओं का भी टेंडर निकला हुआ है? हिंदुओं का टेंडर कभी नहीं करना चाहते हैं, हिंदू तो एकजुट है। तो उसका टेंडर किसने उठाया है? उसका तो टेंडर इसलिए उठा हुआ है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। नहीं, सब अपने हिसाब से टेंडर ही उठा रहे हैं। ये बताइए जी बताइए 20% कोस्टल रीजन में, ईस्टर्न घाट में क्रिश्चियनिटी में तब्दील हुआ जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? वो तो बीजेपी नहीं करा रही है, और किसको समर्थन है उसका? ये तो डिबेट का मुद्दा है नहीं, तो इस पे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। कृपया मुद्दे पे ही बात की जाए। प्लीज मुद्दों से जी स्वप्निल जी प्लीज स्टिक टू योर दीज 2 क्वेश्चंस ओनली, कि महाराष्ट्र में ये जो मॉब लिंचिंग हुई है ये और अर्नब गोस्वामी पे जो अटैक हुआ है सिर्फ इसी तक मतलब कन्फाइंड रहे, नहीं तो कोई अंत नहीं है डिबेट का। तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आदित्य कीर्ति से पूछ सकते हैं। जी प्लीज लेट मी स्पीक दीक्षित जी। हाँ जी आइए आयुष जी आइए, बताइए। हाँ, ये मीडिया से बात ये कि बड़ा शब्द कॉमन चला है गोदी मीडिया। तो ये रवीश कुमार क्या कर रहा है, बरखा दत्त क्या कर रही है, राजदीप सरदेसाई क्या कर रहा है, ये लोग क्या ये कैसी गोदी मीडिया है? मेडिसन स्क्वायर में मोदी की स्पीच होती है, बाहर ही गोधरा की बात करता है, तो ये कैसी गोदी मीडिया है? ये गोदी मीडिया है। अगर एक अर्नब कल को बात करती, ये लोग खून का सौदागर बोले, मोदी को बोले कि ये जवानों खून का दलाल है, चौकीदार चोर है, ये नरभक्षी है, तो वो सब बर्दाश्त है। और अगर आज उसने पूछ लिया कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राजनीति है वो शांत है, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई? उसपे तुम हमला करवाओगी, हमारे देश में राजतंत्र में तुम हमला करवा दोगे उसपे। अगर तुम लोग कहो जो देश के प्रधानमंत्री, इसी प्रधानमंत्री पे कभी इसी पद पे तुम्हारी सास बैठी थी, तुम्हारा पति बैठा था, और जिस गांधी के परिवार के नाम का खाती हो, उसी गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 48 में डाला था कि गौ हत्या
असंवैधानिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 वो संविधान में पड़ा हुआ है। उसका उस ऑर्डर को मैं बीफ का एक्सपोर्टर सबसे बड़ा इंडिया है। लेकिन ये India is मोदी मीडिया largest सब देखा है exporter of मोदी को beef. बदनाम करने के लिए। अगर ये देश आज मोदी की लिबर्टी है, मोदी को आप टोटलिटेरियन कहते हो, उसको उसी मीडिया को माध्यम बना कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, यानी कि आर्मी को भी नहीं छोड़ा, उसी मीडिया को माध्यम बना के कहते हो कि एयर स्ट्राइक का प्रूफ दो, उस मीडिया को माध्यम बना के कहते हो। और आज जब मीडिया के एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने पूछ लिया कि सोनिया गांधी शांत क्यों है, तो उस पर तुम हमला करवाओगे, तो फिर कहोगे आयुष जी जरा यहाँ पे पॉज लेते हैं। तुम कहते हो कि मोदी अंबानी क्यों बैठा रहता है? आज वही टाटा और बिरला अपने 5 स्टार होटलों में नर्सेस को, आयुष जी अपने जरा वक्तव्य को यहीं पे जरा विराम दें। आदित्य कीर्ति जरा बताएं। हाँ, आप जवाब दें इसका पहले। किस चीज पे जवाब देना? इन्होंने 7-8 सवाल पूछ डाले। नहीं, तो आपने जितने सवाल सुने हैं, वो कहें खून का सौदागर, वो कहें मौत का दलाल, वो कहें नरबख्शी, वो कहें चौकीदार, गोली मारने की बात आप भी करते हैं। तब हमने नहीं होंगे। और वो पूछिए कि सोनिया गांधी ने देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार अर्नब गोस्वामी और ये गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं, किसने दिया? और दूसरी बात, मीडिया पर अटैक होना इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है। हर घटना इस तरह की जो भी होती है सारी निंदनीय है। आपने रवीश कुमार का नाम लिया, रवीश कुमार खुद एक विक्टिम है मीडिया पर अटैक की, ठीक है? और आपको मालूम नहीं है तो आप गोदी मीडिया जो शब्द चल रहा है, स्वतंत्रता पे बात आ गई, मोदी ने प्रेस को दबा लिया, मोदी तानाशाह है, चौकीदार है। मैं तो एक चलो आपके तरफ से भी एक पॉइंट कह दे रहा हूँ। दीपक चौरसिया पे जब शाहीन बाग में हमला हुआ उस समय आप लोगों ने भी इतना रेंट नहीं क्रिएट किया। अर्नब गोस्वामी थोड़ा डैडी के थोड़ा खास है, अमित शाह के तो थोड़ा उनपे हो जाता है। बाकी आप यूपी में किसी का खास नहीं होता है। यूपी में बीजेपी मीडिया किसी का खास नहीं होता है। नहीं, इस देश में अब थोड़ा चलन बढ़ गया है। यहाँ पे मीडिया के एंकर्स यही गलतफहमी जो है, देखिए यही गलत मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड देखिए मीडिया के लिए गोदी मीडिया, मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड ऑन गूगल गोदी मीडिया, ये एक फ्रेज बन गया है। मतलब मोदी की गोदी में बैठा हुआ मीडिया, और मोदी गोदी में बैठा है टाटा और बिरला की। भाई टाटा बिरला तो नर्सेस को, डॉक्टर्स को अपने होटल दिए हुए हैं, 5 स्टार होटल, जहाँ पे वो इलाज कर रहे हैं, जो सपने में नहीं सोच सकते थे। अर्नब भी चुप नहीं रहेगा, उस पर हमले करवाओगे तो पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, और जिस दिन सारे हिंदू सारे खड़े हो नॉट हिंदुस्तान तांडव भी हो जाए। फिर क्या तो आप क्या मतलब खुले मंच से कह रहे हैं कि वायलेंस होना चाहिए? नहीं, देखिए इस मंच से किसी भी प्रकार की क्या मशीनरी नहीं है। शांति के सारे आप मतलब तांडव करवाने से इससे आप क्या शांति भंग करवाना चाहते हैं? जिस दिन शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे तो श्री कृष्ण ने कहा है कि फिर न दैन्यम, न पलायनम, न भूतम, न भविष्यम। सरकार की जरूरत क्या है? 2014 में 2019 में हमारे साहित्य में लिखा अरुण मधुमेह, हमारा यहाँ बहुत अनजान चीज को मिलता है किनारा, तो हमने सबको पूरी लिबर्टी दे रखी है। लॉ के बारे में बस बताना। देखिए अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कंफ्यूजन की तरफ बढ़ने का। आज इस देश के अंदर संविधान के नाम पर आपने देखा होगा, जेडीयू के अंदर हो चाहे शाहीन बाग को खड़ा कर दिया गया संविधान के नाम पर। शाहीन बाग में तो सर सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा मीडिएटर की जाके आप वहां पे वो तो लास्ट में भेजा गया संविधान। क्या आप एक बताइए आप शाहीन बाग में तो ऐसा हमें नहीं लगता है कोई एक्टिविटी गलत एक्टिविटी कहीं भी। देखिए आप हमको बताइए, पॉलिसीज का विरोध होना जायज है, पॉलिसीज का विरोध होना जायज है। तो अमित शाह ने खुद कहा क्रोनोलॉजी समझिए, तो जोड़ के तो देखना ही जाएगा। जायज है, लेकिन देखिए अमित शाह जी ने आयुष जी एक मिनट, सुरेंद्र जी एक मिनट रुकिएगा। खंडन किसने किया? आयुष जी आप जरा बताएं। के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम लोग फिर से मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग कृपया मुद्दे पे ही जाएं। जी शुभम, आपने मुझसे सवाल पूछा, क्या बताऊं? एक मिनट सबको दीजिए, कंक्लूड करने का समय आ रहा है। जी अब कंफ्यूजन का समय आ गया, तो एक मिनट सब लोग लेके कृपया एक अपना राय दें और एक मतलब मैं रखे सामने कि क्या होना चाहिए इस स्थिति में। जी एक सेकंड, बस एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, उसके बाद बोलूंगा। एक राज्य का निर्माण ऐसे होता है कि हम अपनी कुछ राइट सरेंडर करते हैं और राज्य हमें प्रोटेक्शन देता है पुलिस से, पैरामिलिट्री से, आर्मी से, और हमें सुविधा देता है जल की, इलेक्ट्रिसिटी की, फलाने कई चीजों की। तो अगर आप आजादी चिल्लाते हो तो राज्य कहता है ठीक है भैया तुम अपनी आजादी लो, और हम अपनी पुलिस, आर्मी सब वापस दे देते हैं। अभी राज्य ने जरा सा एक करवट बदल ली, सब अपने पलंग नीचे घुस गए। तो ये काम ही नहीं है। हो रही थी, तो अगर मैं स्टेट पॉलिसी पढ़िए, डीपीएसपी पढ़िए, डीपीएस में पूरी पढ़ चुका, पार्ट 4 में आता है 36 से लेकर क्या बनता है, तो उसको छोड़िए, मुझे कानून मत सिखाइए, मैं पहले अपनी बात करो कंक्लूड होने दीजिए। तो डीपीएसपी तो यही कहता है कि राज्य का क्या रोल होना चाहिए। 12 से 35 फंडामेंटल राइट, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो राइट्स क्या मिले हैं? राइट्स अनलिमिटेड होते हैं, गवर्नमेंट के पावर्स अनलिमिटेड नहीं होती, राइट्स लिमिटेड होती है, फ्रीडम इज एनीथिंग दैट लॉ रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, इसमें 5-8 एक्सेप्शन में दी गई, वो आप पढ़िए, रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए, कर दीजिए, डिबेट का टाइम अनलिमिटेड पावर। आदित्य जी अपनी टर्न का वेट करें, उनको बोलने दीजिए। बोलिए आप क्या बता रहे हैं। और
संविधान की मैंने अभी आपको थोड़ा सा संविधान का वो दिया है, तो अभी मुझे संविधान ना सिखाएं, जब कंक्लूजन का समय हो तो कृपया अपनी अपनी राय व्यक्त करो, तो मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो अभी यहाँ संविधान दिखाने किसी को समय नहीं, सबको संविधान अब ज्ञान है, सभी लोग यहाँ पे आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए, जल्दी से वाइंड अप एक राष्ट्र का आप निर्माण लेटर में होता है जान रहे हैं जहाँ हम साहब, अपनी कुछ स्पिरिट में नहीं जान देखिए, एक मिनट सुनिए, एक फ्रीडम ये होती है कल से मैं ऑफिस बिना कपड़े पहने जाऊंगा, ये भी फ्रीडम भाई, मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, तो कल से मैं बिना निवस्त्र होकर कपड़े जाऊंगा, कपड़े पहन के बिना कपड़े पहने ऑफिस जाऊंगा, ये भी तो भाई फ्रीडम है। तो फ्रीडम होती है अपने दायरे में रह के अपनी ये बात रखो, relevant ही वो है। आर्टिकल 19 में 8 एक्सेप्शन में क्लियर दिया हुआ है। तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है कि अपने दायरे में रह के अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करो। अब राष्ट्र बात नहीं ये होती है होगा। उसके बदले में, एक मिनट रुकिए, कंक्लूड कर रहा हूँ, उसके बदले में राज्य आपको पुलिस से प्रोटेक्शन देता है, आर्मी से देता है और स्टेट देता है। तो अगर आप शाहीन बाग में और ऐसे मुद्दों पे देता चिल्लाओगे नहीं है, आजादी उनका आजादी, काम है देना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, सोशल सॉलिडरिटी के हिसाब से एक राष्ट्र का निर्माण होता है जब सारे इंडिविजुअल अपनी कुछ राइट सरेंडर करते हैं और एक दायरे में रहकर ये तय होता है कि एक राष्ट्र का निर्माण हुआ है और वो राष्ट्र आपको प्रोटेक्शन दे रहा है पुलिस से, आर्मी के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। तो अगर आप चीखते हैं सड़क पे खड़े होकर, सड़क जाम करके आजादी आजादी, राष्ट्र आपसे कहता है कि ठीक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कल से पुलिस तुम्हारी मदद नहीं करेगी, आर्मी मदद नहीं करेगी, कोई मदद नहीं करेगा। तो तुम्हें एक दिन में समझ में आ जाएगा कि राष्ट्र क्या होता है। बिजली कट जाएगी, पानी कट जाएगा, पुलिस नहीं आएगी, जब माँ बेटी बहू घर में सुरक्षित नहीं होंगी। तो अगर बहुत आजादी चाहिए तो जिस दिन राज्य का वो हट गया छतरी ऊपर से, उस दिन अगले दिन समझ में आ जाएगा, दोबारा तैमूर लंग, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी और ये अलाउद्दीन खलजी और औरंगजेब के हमले होना शुरू हो जाएंगे, जैसे हमेशा होते आए हैं। तो राष्ट्र को पहले समझो, लिबर्टी की परिभाषा है कि वॉट एवर लॉ अलाउज यू टू डू। तो लॉ आपको अलाउ करता है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन लॉ अलाउ ये नहीं करता है कल से आप नंगे होकर दफ्तर पहुंच जाओ, कहीं कि भैया हमारी फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब कि अपने दायरे में रहकर। तो मेरा कहना यही है, आर्टिकल 19 संविधान का फंडामेंटल राइट में आता है, पार्ट 3 उस वो देता है आपको अभिव्यक्ति की आजादी, उसके 8 एक्सेप्शन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसमें आता है, डिफेमेशन आता है, बहुत चीजें आती है, वो आप लोग पढ़ लें। मेरा कंक्लूजन यहीं पर खत्म होता है। अगर जी मैंने ऊंची आवाज जी ऊंचे स्वर जी में बोला है तो मैं उसके लिए सबसे माफी मांगता जी हूँ। खास तौर से आवाज ऊंची हो ही जाती है, देश पे बात आती है, जब अपने देश हित पे बात आती है तो आवाज ऊंची हो जाती है। तो मैं सबको सबसे नमस्कार करता हूँ। अगर मेरी आवाज में सुनी हो, अब हम मूव करते हैं। आयुष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आदित्य कीर्ति के पास आते हैं। आदित्य आप कीर्ति जी सभी इस चीज को धन्यवाद, सारे कंक्लूड मित्रों से करिए। एक बार फिर से मेरा सबसे धन्यवाद, सब कदम है, धन्यवाद विनम्र धन्यवाद, आदित्य कीर्ति जी धन्यवाद। 2 मिनट में कंक्लूड करिए अपनी बात को। चलिए, इन्होंने जो भी अपनी लॉजिक बताई, मैं तो खैर लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें नहीं पता कि कोई ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हमें तो यही पता है कि जो राइट्स है हमें फंडामेंटल है वो हमें स्टेट प्रोवाइड करता है, और स्टेट और सरकार को कृपया जोड़ के ना देखा जाए। तो स्टेट के राइट्स, स्टेट अनलिमिटेड और स्टेट का गठन करते हैं वी द पीपल, ये हमारा प्रियम्बल का फर्स्ट वर्ड है, वी द पीपल। तो यहाँ पीपल सुप्रीम है, तो पीपल सुप्रीम है, तो पीपल्स की बात पहले एक्सप्रेस होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का नारा लगाए, उनकी बात एक्सप्रेस होनी चाहिए और समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आदित्य जी आज के दोनों विषय में, आज के दोनों विषय को वो तो कंक्लूड फेक करना है न्यूज है आपको। सर, अफजल जिंदाबाद सही है, कोई भी नारा वो भी फेक न्यूज है, वो सब फेक न्यूज है। चलिए, वो तो डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। और ये मॉब अपनी लिंचिंग बात की को बात है, कंक्लूड करिए आज। हाँ जी, हाँ जी, आज के दोनों विषय में। मॉब लिंचिंग इन महाराष्ट्र की बात है, तो ये बहुत दुखद घटना है, ठीक है। इस पे निंदा होनी चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है, मशीनरी है, पुलिस है, उससे भी ये होना चाहिए, ठीक है, सवाल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। कोई इसमें दो राय नहीं है कि गलत हुआ है और उसमें किसी को बचाव किया जाए या कुछ भी किया जाए। और प्लस ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 2 बार जस्टिस रंजन गोगोई और दीपक मिश्रा की बेंच में कहा गया, हेडेड बेंच से कहा गया है, सेंटर को भी और स्टेट्स को भी, कि आप कृपया लॉज बनाएं। और आज के समय इस डिमांड ऑफ द मोमेंट है, मॉब लिंचिंग पे लॉज बने, ठीक है। और इसके बाद जो इस घटना पे जो कम्युनल एंगल और जातिगत एंगल आ चुका था, ठीक है, उससे मैं भी थोड़ा दूरी बनाना चाहूंगा। ये सब रिलेवेंट चीजें हैं, लोग इन चीजों में अफवाह के चलते मॉब लिंचिंग हुआ, फिर उसके बाद फिर से अफवाह बन रही है। तो ये तो इससे भी ज्यादा निंदनीय होनी चाहिए। एक अफवाह हुआ कि बच्चा चोरी करते हैं, उस चलते मारा गया, फिर उस पर अफवाह आ गई या हिंदू मुसलमान है, फिर अफवाह ब्राह्मणवाद है। तो इस तरह से बचना चाहिए लोगों को, जरूर से जरूर मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद 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 आदित्य जी, धन्यवाद। अब हम पहुंचते हैं शेखर जी के पास। शेखर जी 1 मिनट में कंक्लूड करिए अपनी बात को। देखिए, मैं एक छोटे से रूप में एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो मॉब लिंचिंग हुई है उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मॉब लिंचिंग को के कानून में थोड़ा सा तब्दीलियां आनी चाहिए और इसको सीधा आतंकवाद का रूप ही देना चाहिए और आतंकवाद का ही रूप देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई संप्रदाय विशेष की बात मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं बात ये कहता हूँ कि मुझे सबसे बड़ी दुख की बात ये लग रही है कि जिस ड्राइवर का इस मसले से कोई मतलब नहीं था, उसके घर में कमाने वाला वो अकेला आदमी था, उसके साथ भी ऐसी घटना हो गई। और बल्कि साधु संत के अलावा उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मुआवजे के नाम पे अब सरकार क्या उनको देगी, क्या राहत देगी, ये तो भविष्य में। एक कंक्लूजिंग मैसेज दीजिए, कंक्लूजिंग राय दीजिए अपनी कि इस केस में क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि जो मॉब लिंचिंग को, हमारी भीड़ को इकट्ठा करने वाले जो सरगना है, सबसे पहले उसको पकड़ा जाए। जो इस झूठे अफवाह को फैला रहे हैं कि वहां पे बच्चा चोरी हो रहा है, किडनी चोरी करके ले जा रहे हैं बच्चों का और ये सब है, तो इन सारे गिरोह को पकड़ा जाए। धन्यवाद धन्यवाद शेखर जी। अब हम चलते हैं सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी 1 मिनट में वाइंड अप करना है आपको, कंक्लूजन पे आइए।
कि इस घटना से आप क्या मतलब आपको शिक्षा मिली और आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं आगे के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और इस प्रकार के अटैक के बारे में क्या आपकी फ्यूचर के लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी, बताएं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की सरकार से कि एक तो क्या कहते हैं सीबीआई जांच हो, और जल्द से जल्द जो है जो भी इस घटना के में शामिल थे उन सबको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो हमारे वो संतों के साथ जो उनके ड्राइवर थे उनके परिवार के बारे में भी जो है सोचना चाहिए। मेरा मांग है कि उन परिवार, उनके घर के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि उनका फ्यूचर जो है आगे एक अच्छा हो। और जो घटनाएं आज हुई है इस पे जो है इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। इतना जरूर कहूंगा कि जो ये घटनाएं हुई ये निंदा है, मतलब इसकी हम लोग जो है निंदा करते हैं, ऐसी आगे ना हो। रजत जी सुन पा रहे हैं? रजत जी जरा कंक्लूड करें 1 मिनट में अपनी बात को, इन दोनों मुद्दों से रिलेटेड अपनी जो भी। जी सबसे पहले मैं के बारे में बात करूं तो ये एक सोची समझी साजिश, तो ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, इसमें सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। तो सोची समझी साजिश को जिस तरीके से ये अंजाम दिया गया है इस वजह से कि भय पैदा किया जाए एक हिंदू समाज के बीच में, जबकि लॉकडाउन है, इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठा हुई ये मुझे नहीं पता है। इतने कड़े इंतजामों के बाद भी इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाना, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को मार देना, जबकि वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, उसके बाद भी उनको मार देना। चलिए कोई नहीं बोला, अब जांच नहीं होनी चाहिए, अब बात होनी चाहिए सिर्फ क्या कि अगर किसी चीज का भय क्रिएट करा जा रहा है तो वो कौन लोग हैं, और ये हमारे जैसे यूथ्स को आगे आके इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि who all are doing that coming on to Arnab attack। अगर कोई आदमी किसी चीज को एक्सपोज करना चाहता है तो हमको और पुलिस को और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट का उसको सपोर्ट करना चाहिए, rather than उसको गिराने के बजाय। अर्नब शुड बी सपोर्टेड व्हेन ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट, एंड आस्किंग द क्वेश्चन इज नॉट अ क्राइम। सोनिया गांधी से अगर ये पूछना आप चुप क्यों हैं, ये कोई क्राइम नहीं है, एंड तो ये भी बहुत गलत चीज है। अब सिर्फ और सिर्फ जांचें नहीं हो सकती हैं, बहुत जांचें ऑलरेडी पेंडिंग है। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि कितने पंडित। यस एंड दैट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ आवर, मतलब हमने अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपना ऐसे नहीं बनाया होता दूसरों से लेकर, तो आज शायद हमारे पास भी हमारा अपना एक लॉ होता जहां पर हम अपने लोगों के हिसाब से एक लॉ बनाते, अगर हम किसी से लॉ ना चुराते। तो हम लोग नहीं है हमारे लिए अलग अलग। आदित्य जी जरा बोले। हमारे संविधान पे ही सवाल उठा दिया कि ये बात साहब, इन्होंने ये कहा कि संविधान बहुत जगह से लिया गया, कहीं आयरलैंड से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कभी सब लोग उसी प्रोविजन से मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं सर। वो बात, अरे सर मोदी जी नहीं है, ये दोनों बात आप कैसे कह सकते हैं? मोदी जी नहीं है, चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विराम लगाते हैं। आज की चर्चा को यहीं पे विराम लगाते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार की चर्चा के लिए एक सेम प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।